हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ड्रामा फिल्म प्लान 75 के बारे में बताने जा रहे हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जापान में बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ जाने के कारण वहां की सरकार एक समझौते के अनुसार उन्हें एक निश्चित आयु के बाद मरने को लेकर सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म की शुरुआत जापान में एक युवा व्यक्ति द्वारा बंदूक लेकर एक बुजुर्ग के घर में घुसने से होती है। ट्रिगर खींचने से पहले वह कैमरे पर एक अंतिम संदेश रिकॉर्ड करता है। वह कहता है कि जापान में उम्र बढ़ने की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है और इसने देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला है। इस समस्या का बोझ युवा पीढ़ी पर पड़ा है। उसे उम्मीद है कि उसके कार्यों से समाज वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए प्रेरित होगा। इस संदेश के साथ आदमी ट्रिगर खींचता है और खुद को मार डालता है। इसके बाद यह घटना पूरे देश में एक बड़ी हलचल पैदा करती है। सरकार भी आखिरकार उम्र बढ़ने की समस्या पर ध्यान देना शुरू करती है। कई प्रस्तावों के बाद वे प्लान 75 की घोषणा करते हैं, जो एक ऐसी नीति है जो 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इच्छा मृत्यु का अधिकार देती है। इसके अलावा इन वृद्ध लोगों को उनके अंतिम दिन आरामदायक बनाने के लिए 1 लाख येन का वजीफा दिया जाएगा। अगले सीन में हमें मिशी नाम की एक 78 वर्षीय महिला से मिलवाया जाता है। अपनी उम्र के बावजूद वह अभी भी एक होटल में सफाई कर्मी के रूप में काम करती है। उसकी दिनचर्या में काम करना, अपने सहकर्मियों के साथ घूमना जो उसकी ही उम्र के हैं, और फिर अकेले घर लौटना शामिल है। पता चलता है कि उसके पति का कुछ समय पहले निधन हो गया था और उसके कोई बच्चे नहीं हैं। इसके बाद हम हिरोमू नाम के एक युवक को देखते हैं जो प्लान 75 के कार्यालय में काम करता है। वह एक बुजुर्ग महिला से मिलता है जो पॉलिसी के बारे में पूछने आई है। हिरोमू ने उसे बताया कि सरकार ने उन्हें 1 लाख येन की पेशकश की है ताकि वे शानदार तरीके से रह सकें और वे चीजें कर सकें जो वे हमेशा से चाहती थी। इसके अलावा सरकार उनके दाह संस्कार के खर्च का भी भुगतान करेगी और अगर वे चाहे तो उन्हें अपने प्रियजनों के साथ दफनाने की अनुमति देगी। बुजुर्ग महिला यह सुनकर खुश होती है और योजना के लिए आवेदन करती है। हिरोमू मुस्कुराहट के साथ अपना आवेदन शुरू करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने काम के बारे में अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम मारिया नाम की एक फिलिपिनो महिला से मिलते हैं जो जापान में एक बुजुर्ग देखभाल गृह में काम करती है। उसकी एक बेटी है जो फिलीपींस में है और उसे दिल की बीमारी है और उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। लेकिन मारिया पैसे जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है और वह हताशा में रोती है। फिर मिशी और उसके दोस्त कराओके में घूमते हुए दिखाई देते हैं। महिलाओं में से एक उन्हें प्लैटिनम प्लान 75 पैकेज के बारे में बताती है, जिसमें लग्जरी होटलों में ठहरना, स्पा उपचार, फोटो स्टूडियो और अन्य मनोरंजन विकल्प शामिल हैं। वह बताती है कि वे सभी जल्द या फिर बाद में मर जाएंगे और यह एक प्यारा तरीका है। महिला यह भी दावा करती है कि यह उसके पोते पोतियों के भविष्य के बारे में सोचने वाली बात है। कराओके के बाद मिशी अपनी दोस्त इंको के घर रात भर रहने जाती है। जैसे ही वे सोने की तैयारी करते हैं, इंको बताती है कि उसकी बेटी ने कई सालों से उससे संपर्क नहीं किया है। वह दावा करती है कि बच्चे और पोते पोतियां होने के बावजूद वह बहुत अकेला महसूस करती है। मिशी जवाब देती है कि इस दुनिया में हर कोई अकेला महसूस करता है और उसे सांत्वना देती है। फिर दोनों महिलाएं हाथ पकड़ती हैं और सो जाती हैं। दूसरी तरफ हम मारिया को एक चर्च में गाते हुए देखते हैं। दोपहर के भोजन के दौरान वह खड़ी होती है और अपनी बेटी की एक तस्वीर दिखाती है। फिर वह बताती है कि उसके बच्चे को जन्मजात हृदय रोग है और उसे तुरंत सर्जरी की आवश्यकता है। मारिया मदद मांगती है और कुछ दयालु लोग उसके लिए दान इकट्ठा करने के लिए सहमत हो जाते हैं। बाद में एक महिला मारिया के पास आती है और उसे प्लान 75 कार्यालय में नौकरी के अवसर के बारे में बताती है और मारिया नौकरी लेने के लिए सहमत हो जाती है। इस बीच हिरोमू एक और बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन करता है जो प्लान 75 के लिए आवेदन करने आया है। हालांकि उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना चाचा है। हिरोमू फिर अपना परिचय देता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति कुछ भी कहने में बहुत स्तब्ध है। बाद में हिरोमू अपने मैनेजर से आवेदक के रूप में अपने चाचा से मिलने के बारे में बात करता है। वह बताता है कि वे 20 साल बाद मिले थे, लेकिन मैनेजर का कहना है कि उसके लिए इस मामले को संभालना मुश्किल होगा और सुझाव देता है कि वह इसे किसी सहकर्मी को सौंप दे, जिस पर हिरोमू सहमत हो जाता है। इसके बाद मिशी और उसके दोस्तों को बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि होटल नहीं चाहता कि बुजुर्ग कर्मचारी नौकरी पर मरें।
जब वे अपना सामान पैक कर रहे होते हैं तो वह अपने दोस्तों से पूछती है कि वे आगे कहाँ जाएंगे, और वे सभी कहते हैं कि वे अपने बच्चों या नाती पोतों के साथ रहेंगे। यह सुनकर मिशी थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार या बच्चे नहीं है। उसे यह भी पता चलता है कि उसके घर को गिराने का नोटिस जारी किया गया है, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई है। इसके बाद बूढ़ी महिला अपना पूरा दिन नई नौकरी की तलाश में बिताती है, लेकिन कोई भी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं होता। अगली सुबह मिशी इंको से मिलने उसके घर पहुंचती है, लेकिन फर्श पर उसका बेजान शरीर पाती है। यह उसे व्याकुल कर देता है क्योंकि उसका एकमात्र करीबी दोस्त मर चुका है। इस बीच हिरोमू अपने चाचा से मिलने के बाद से बेचैन महसूस कर रहा है, इसलिए वह अपने चाचा के घर जाने और साथ में कुछ समय बिताने का फैसला करता है। वे अपने जीवन के बारे में बात करते हैं। उसके चाचा ने खुलासा किया कि उन्होंने देश भर के कई शहरों में एक श्रमिक के रूप में काम किया था। जब उसके चाचा उसके माता पिता के बारे में पूछते हैं तो हिरोमू बताता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। रात के खाने के बाद वह बर्तन धोने में मदद करता है, जबकि उसके चाचा टीवी के सामने बैठते हैं। वे प्लान 75 के बाद से जापान की आर्थिक वृद्धि के बारे में सुनते हैं। पता चलता है कि सरकार जल्द ही इस आयु को घटाकर 65 करने का इरादा रखती है। अगले दिन मिशी मदद मांगने के लिए सामाजिक कल्याण कार्यालय पहुंचती है, लेकिन उसे बंद पाती है। फिर वह पास की एक बेंच पर बैठ जाती है, जहां कई लोग बेघर लोगों को खाना बांट रहे हैं। कुछ देर बाद हिरोमू उसके पास आता है और उसे सूप का कटोरा देता है, जिससे मिशी बहुत दुखी हो जाती है। वह तय करती है कि वह अब इस दयनीय जीवन को और नहीं सह सकती और प्लान 75 हॉटलाइन पर कॉल करती है। तब योको नाम की एक ऑपरेटर उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है और उसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू करती है। वह मिशी को यह भी आश्वासन देती है कि वे अब से नियमित संपर्क में रहेंगे। दूसरी तरफ हम मारिया को प्लान 75 सुविधा में काम करते हुए देखते हैं। पता चलता है कि उसका काम उन मृत लोगों के सामान को व्यवस्थित करना है जिनका कोई परिवार नहीं है, और उन्हें दाह संस्कार के लिए तैयार करना है। जब वह काम कर रही होती है तो उसका सहकर्मी उसे एक महंगी घड़ी थमाता है जो एक मृत व्यक्ति की थी। मारिया उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वह व्यक्ति जोर देकर कहता है कि मृतक चले गए हैं और इन वस्तुओं को वैसे भी त्याग दिया जाएगा। यह सुनकर मारिया अपनी बेटी के बारे में सोचती है और अनिच्छा से घड़ी स्वीकार कर लेती है। दूसरी तरफ हिरोमू प्लान 75 के लिए फ्लायर्स लगा रहा है, लेकिन इससे कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और वे उस पर कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। हिरोमू फिर अपने कार्यालय में लौटता है, जहां उसे पता चलता है कि परिवारों के बिना अंतिम संस्कार किए गए व्यक्तियों की राख को कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है। यह उसे बहुत परेशान करता है और उसे सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या वह इस तरह की योजना का हिस्सा बनकर कोई गलती तो नहीं कर रहा है। इसके बाद मिशी योको के साथ खुशी से बातचीत कर रही है, लेकिन बातचीत दुख दिखाई देता है। जब पूछा गया कि उसे क्या परेशान कर रहा है तो योको ने खुलासा किया कि यह उनकी आखिरी कॉल है। वह मिशी को याद दिलाती है कि वह कल मर जाएगी और उसे अपना दरवाजा खुला छोड़ने के लिए कहती है ताकि कर्मचारी उसके घर की सफाई कर सकें। एक नरम आवाज के साथ योको कहती है कि वह चाहे तो किसी भी समय वापस जा सकती है। हालांकि ऐसा लगता है कि मिशी ने अपना मन बना लिया है और उसके साथ बातचीत करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। कॉल के बाद योको बेचैन महसूस करती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि बूढ़ी औरत मर जाए। वह अपने निजी नंबर से मिशी को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन पहले ही कट चुका होता है। अगली सुबह मिशी जल्दी उठती है और अपने अपार्टमेंट को साफ करती है। वह दुनिया को अलविदा कहने की तैयारी करते हुए आखिरी बार अपनी बालकनी से सूर्योदय देखती है। इसके तुरंत बाद वह घर से निकल जाती है और पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखती है। मिशी फिर एक बस में सवार होती है और अपना जीवन समाप्त करने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी ओर हिरोमू अपने चाचा के घर पहुंचता है, जिनकी आज मृत्यु भी होने वाली है। वे एक रेस्तरां में चुपचाप साथ में दोपहर का भोजन करते हैं। जब हिरोमू अपने हाथ धोने के बाद लौटता है तो वह अपने चाचा को एक शराब का गिलास पकड़े हुए अजीब हालत में देखता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी है। फिर वे प्लान 75 सेंटर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चाचा अचानक उल्टी करने लगते हैं। हिरोमू पूछता है कि क्या वह घर लौटना चाहता है, लेकिन बूढ़ा आदमी मना कर देता है। कुछ ही देर बाद वे प्लान 75 सेंटर पर पहुंचते हैं।
फिर हिरोमू अपने चाचा को छोड़कर चला जाता है। मिशी पहले से ही बिस्तर पर है और कुछ परीक्षणों से गुजर रही है। कुछ ही देर बाद वह अपने बगल के बिस्तर पर हिरोमू के चाचा से नजरें मिलाती है और देखती है कि उसका जीवन समाप्त हो रहा है। यह मिशी को इतना डरा देता है कि उसे एहसास होता है कि वह अभी भी जीना चाहती है। दूसरी ओर हिरोमू घर जा रहा है। वह अपने चाचा के बारे में सोचकर बेचैनी महसूस करता है। अचानक उसका दिल बदल जाता है और वह उन्हें बचाने के लिए सेंटर में वापस लौटता है। हालांकि जब तक वह पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसके चाचा की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। इस बीच मिशी अपने बिस्तर पर बैठी है। उसने अपना जीवन समाप्त न करने का फैसला किया है। इसके बाद हिरोमू को याद आता है कि कैसे परिवार के सदस्यों के बिना लोगों की अस्थियों को कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। वह फैसला करता है कि वह अपने चाचा के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता और उन्हें एक सम्मानजनक विदाई देने का फैसला करता है। कुछ क्षण बाद मारिया आती है और हिरोमू को अपने चाचा के शरीर को चुराने की कोशिश करते हुए पाती है। उसे रोकने के बजाय वह शव को कार में लोड करने में उसकी सहायता करती है। हिरोमू फिर गाड़ी चलाकर चला जाता है और अंतिम संस्कार सेवा बुक करने का प्रयास करता है। उसे बताया जाता है कि केवल 4 दिन बाद ही अंतिम संस्कार का समय उपलब्ध है, जिससे वह निराश हो जाता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि 1 घंटे में एक और समय उपलब्ध है और उसे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। हिरोमू जितनी जल्दी हो सके वहां से चला जाता है। हालांकि उसे जल्द ही एक पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी ज्यादा गति के कारण रोक लिया जाता है। जब उससे बूढ़े व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है तो हिरोमू बताता है कि वह उसका चाचा है। अधिकारी को ज्यादा संदेह नहीं होता और वह मान लेता है कि बूढ़ा व्यक्ति सो रहा होगा। सेंटर में मारिया एक मृत व्यक्ति का सामान साफ कर रही होती है जब उसे गलती से नकदी से भरा एक छोटा बैग मिल जाता है। यह उसे बहुत भावुक कर देता है क्योंकि इसका मतलब है कि वह अपनी बेटी की सर्जरी का खर्च उठा सकती है। दूसरी ओर मिशी सुविधा से चुपके से बाहर निकल जाती है और पास की एक पहाड़ी पर चली जाती है। फिर वह सूर्यास्त देखती है और वही गाना गाती है जो उसने अपने दोस्तों के साथ कराओके में गाया था और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।